अपन आपकी 7 यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम था भारत में संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, उसकी शुरुआत कर चुके थे। उसमें हमने समझा कि संविधानवाद क्या होता है, फिर हमने समझने की कोशिश की कि संविधानवाद है उसके लिए कौन कौन से आधार जरूरी है जिनकी वजह से संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो हो सकता है। फिर हमने समझा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद हो या फिर ना हो। तो संविधानवाद होने के लिए संविधान का होना ज़रूरी नहीं है। फिर हमने इसके बारे में लास्ट में डिस्कस किया था संविधानवाद के बारे में कि संविधानवाद की लिमिटेशंस कौन कौन सी है, अगर संविधानवाद ज़्यादा मात्रा में हो तो उसके कौन कौन से, उसकी वजह से कौन कौन सी कमियां या फिर कौन कौन से जो लिमिटेशन है वो देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। आज हम आगे के टॉपिक, उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से संविधान संशोधन है अभी तक किए जा चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन समझते हैं संविधान संशोधन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, संविधान का संशोधन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करना संविधान संशोधन कहलाता है। जैसे समय के अनुसार कुछ पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती है, राजनीतिक सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन है वो सोसाइटी में चेंज होती है, उसकी वजह से फिर नए नए चेंजेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ते हैं और उसी चेंजेस को है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये सामान्य अपन ने जो नॉर्मल इसके बारे में डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश की है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं संविधान संशोधन के रिगार्डिंग। तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, उसको काफ़ी टफ भी रखा है और इसको काफ़ी इजी भी रखा है। मतलब कठोर तथा लचीला दोनों तरीके से संविधान निर्माताओं ने इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन के लिए बनाया है, जिसमें कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको काफ़ी आसान तरीके से चेंज किया जा सकता है और कुछ प्रोविजंस हैं उनको चेंज करने के लिए काफ़ी कठिनाई की ज़रूरत होती है। आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो संशोधन है वो क्यों देखने को मिलते हैं। अगला अपना टॉपिक है वाई सो मैनी अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इतने अधिक संशोधन क्यों किए गए हैं, क्योंकि अभी तक अपने जो संविधान है उसमें समथिंग 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं आज़ादी के बाद। तो इतने संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों किए गए आखिरकार इतने संविधान में संशोधन, वही अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ रीजंस है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो उनमें से पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत बड़ा है। मतलब कि लगभग माना जाता है कि ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। तो इसमें राज्य से रिलेटेड, जो स्टेट्स है उनसे रिलेटेड प्रोविजंस भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, क्योंकि भारत का संविधान राज्यों के लिए भी अप्लाई होता है, जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है उनके लिए भी अप्लाई होता है। मतलब राज्य, पंचायती राज और सेंटर तीनों के लिए एक ही संविधान है। तो इसीलिए भारतीय संविधान बहुत बड़ा है। तो इसमें राज्यों के लिए प्रोविजंस भी किए गए हैं, जैसे किसी स्टेट का निर्माण करना है, किसी स्टेट का नाम है उसमें चेंजेस करना है, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री है उसमें चेंजेस करना है। तो स्टेट से रिलेटेड तमाम ये चेंजेस करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो पहला रीज़न ये है, इसीलिए संविधान में इतने संशोधन करने पड़े। अगली बात अपन समझते हैं। अगली बात ये है कि जो भारतीय संविधान है उसमें पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रोविजंस है वो भी संविधान में किए गए हैं। तो अगर पंचायती राज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का चेंज करना है, या फिर जो आपके
नगरीय प्रशासन है, नगर पालिका वगैरह है, म्यूनसिपलिटीज़, उनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है, इसीलिए इतने अमेंडमेंट होते हैं। अगली बात अपन समझते हैं। अगली तीसरी बात ये है कि बदलती हुई जो परिस्थितियाँ हैं, जो देश में जो हालात चेंज हो रहे हैं, जिनके कारण जो देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में चेंज के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले देश में 3 तलाक का जो सिस्टम था वो लागू था, किंतु बदलती हुई परिस्थितियों के कारण सुप्रीम कोर्ट को उस पर बैन लगाना पड़ा, उसको अपहोल्ड करना पड़ा। जैसे कि पहले जो समलैंगिक विवाह है, सेम सेक्स जो मैरिज है, वो अलाउ नहीं था इंडिया में, लेकिन बदलते हुए जो परिस्थितियां हैं उनके कारण सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले लिव इन रिलेशनशिप है वो देश में अलाउ नहीं था, उसके लिए कोई किसी प्रकार के कानून बने हुए नहीं थे, किंतु बदलती हुई कंडीशंस के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसके लिए कानून बनाने पड़े। लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ करना पड़ा। तो इसी प्रकार से जैसे कि EWS रिजर्वेशन है, जो कि आपके 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसके प्रोविजंस किए गए हैं कि पहले जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनके पास बहुत पैसा होता था, धनी होते थे, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार देखा गया कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो भी सक्षम नहीं है, तो उनको भी कुछ मायनों में रिजर्वेशन की ज़रूरत महसूस की गई, इसीलिए EWS है उसके प्रोविजंस किए गए हैं। तो ये तमाम बदलती हुई परिस्थितियों के कारण ये जितने भी जो प्रोविजंस है वो सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोविजंस करने पड़े, तो इनके कारण भी समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, इसीलिए भी संविधान में इतनी अधिक मात्रा में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। अगला रीज़न अपन समझते हैं। अगला रीज़न ये है कि जो जुडिशरी है और जो आपकी लेजिस्लेचर है, जो विधायिकाएं हैं, संसद है और न्यायपालिका है, इनके बीच में भी काफ़ी बार कानूनों को बनाकर, कानूनों की न्यायिक पुनरावलोकन के लेकर जो जुडिशियल रिव्यू है और कानून बनाने के मामले में टकराहट देखने को मिलती है, दोनों के बीच में विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ लेजिस्लेचर है वो कुछ कानून बनाती है, संसद के द्वारा कानून पेश किया जाता है, और जो जुडिशरी है वो उसको अपहोल्ड कर देती है उसका जुडिशियल रिव्यू करके। दूसरी तरफ फिर वापस है जो पार्लियामेंट उसको नए सिरे से उसमें चेंज करके कानून बनाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच टकराहट के कारण ये कानून बनाना, उसको वापस जुडिशियल रिव्यू के कारण अपहोल्ड करना, ये प्रोसेस चलता रहता है देश में। तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अधिक मात्रा में अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन देखने को मिलते हैं। सो ये 4 रीजन्स हैं मेनली, जिसकी वजह से अपने भारतीय संविधान में इतनी अधिक मात्रा में अब तक 106 समथिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किए जा चुके हैं। उसके रीजन्स यही है। उम्मीद है ये वाली बात आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आई होगी कि संविधान में इतने संशोधन क्यों करने पड़ते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप एक बार मुझे बताएं। हमने अभी तक 2 चीज़ें देखी है कि संविधान संशोधन क्या होता है, और दूसरी चीज़ हमने ये सामान्य डिस्कस की है कि संविधान में इतनी अधिक मात्रा में जो अमेंडमेंट है वो क्यों करने पड़े। ये 2 चीज़ों के बारे में अपन ने मेनली अभी तक डिस्कस किया है। सो इसके रिगार्डिंग अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी है तो मेरे से पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अपन समझते हैं अगला अपना टॉपिक है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो क्या है, किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे संविधान में आसानी से और जटिलता से संशोधन है वो किए जा सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के
जो आर्टिकल 368 है उसमें किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगली बात अपन समझते हैं। अगली बात यह है कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान में दोनों तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं, आसान तरीके से भी और कठोर तरीके से भी, मतलब इजी वे में भी और डिफ़िकल्ट वे में, दोनों तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट किए जा सकते हैं। अब देखिए, भारत में जो संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी अगर कोई बिल है तो उसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। इसकी स्टार्टिंग कहीं से भी की जा सकती है। बस एक कंडीशन ये है कि जो स्टेट असेंबलीज है, जो राज्य विधानसभाएं हैं, वहाँ से उसकी स्टार्टिंग नहीं की जा सकती, वहाँ पे उसको शुरुआत में पेश नहीं किया जा सकता संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल को। अगली बात यह है कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी मंत्री या फिर जो निजी सदस्य है, कोई भी मिनिस्टर है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर है पार्लियामेंट का, दोनों के द्वारा उसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर मेंबर मिनिस्टर है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर है, दोनों में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। दोनों में से कोई भी अपनी इच्छानुसार है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल है वो पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। अब इसके लिए जब ये संविधान के संसद के किसी भी सदन में जब बिल को रखा जाता है संविधान संशोधन से रिलेटेड, तो उसके लिए जो आपके प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनकी पहले से जो परमिशन है उसकी नीड नहीं होती है। पहले से जो पूर्व अनुमति है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसा कि काफ़ी जो आपके बिल होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की पहले से जो परमिशन है उसकी नीड होती है, किंतु जो संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल है उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रायर परमिशन की नीड नहीं होती है। आगे अपन समझते हैं। जो ये आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी बिल है उसके रिगार्डिंग संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। जो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग नहीं रखा गया है। संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? संयुक्त बैठक है, इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में किया गया है। ये तब की जाती है जब किसी बिल को, अगर सपोज कोई बिल है उसको लोकसभा से पारित कर दिया गया है किंतु राज्यसभा के द्वारा उसको पारित नहीं किया गया है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने किसी बिल को वापस उस पर विचार करने के लिए वापस पार्लियामेंट में भेज दिया गया हो। तो इन दोनों कंडीशन में आर्टिकल 108 के रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, किंतु जो आपके संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल है उसके रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती। तो ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी है। अगली बात अपन समझते हैं संविधान संशोधन के रिगार्डिंग कि जो आपका 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 24वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा जो आपके राष्ट्रपति है उनको संविधान संशोधन से संबंधित बिल पर परमिशन देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई बिल आता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को परमिशन देना कंपलसरी है। ये वाला प्रोविज़न 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग किया गया था। तो अब है जो आपके संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं लौटा सकते, उसके लिए राष्ट्रपति को परमिशन देनी ही पड़ती है। तो ये वाला प्रोविज़न किया गया था। अब जब
संसद के अगर दोनों जो सदन है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों से अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई बिल पारित हो जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति को उस पर परमिशन देनी पड़ती है, तो फिर ये वाला बिल है वो अधिनियम बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। बिल और अधिनियम में आपके क्या डिफरेंस है? बिल और एक्ट, विधेयक और अधिनियम। देखिए इसमें नॉर्मल जो डिफरेंस है वो ये है, देखिए बिल मतलब विधेयक जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक्ट मतलब अधिनियम। बिल उस कंडीशन को कहा जाता है जब कोई कानून बनाने के लिए सबसे पहले संसद में, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में जब प्रस्ताव रखा जाता है और फिर वो दूसरे सदन में जाता है पहले सदन से पास होने के बाद, और फिर दूसरे सदन से फाइनली पास होने के बाद में जब वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तब तक वो जो प्रस्ताव है उसको बिल कहा जाता है। और जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं उस पर, और वो उस कंडीशन में फिर वो एक्ट बन जाता है, मतलब वो अधिनियम बन जाता है। तो जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है कि संसद के किसी सदन में कोई कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था वो पहले लोकसभा में गया, लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में गया, फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तब तक इस कंडीशन में उसको बिल कहा जाता है, उस प्रस्ताव को कानून बनाने के लिए जो पेश किया जाता है। और जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं फाइनली इस पे, उसके बाद में इस वाले जो प्रस्ताव है उसको आपके एक्ट कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा विधेयक और अधिनियम के बारे में। विधेयक कानून बनने से पहले की प्रोसेस को कहते हैं, जबकि अधिनियम जब वो कानून बन जाता है उसको अधिनियम कहा जाता है। आइए अब अपन समझते हैं तीसरे टॉपिक में संविधान संशोधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें हम समझेंगे कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो देखिए संविधान में संशोधन करने की 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका यह है विशेष बहुमत के द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस उसके साथ साथ जो आधे से अधिक आपके स्टेट से उनकी परमिशन होगी, तो उस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है विशेष जो स्पेशल जो मेजॉरिटी है प्लस उसके अलावा जो आधे से अधिक स्टेट से उनकी परमिशन भी ज़रूरत होती है। तो ये दूसरा तरीका है संविधान में संशोधन करने का। और तीसरा तरीका है सामान्य बहुमत, जो नॉर्मल आपकी मेजॉरिटी है उसके द्वारा आपके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के, उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो फर्स्ट वाला हमने देखा पास स्पेशल मेजॉरिटी, और सेकंड हमने देखा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस पास्ड बाय मोर देन हाफ स्टेट्स, एंड सेकंड थर्ड वाला था सिंपल मेजॉरिटी। ये 3 तरीके हैं, उनके बारे में डिटेल से अपन समझते हैं। सो पहले के बारे में अपन समझते हैं जिसका नाम है विशेष बहुमत के द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान संशोधन। इसका मतलब ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए विशेष बहुमत या फिर स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके लोकसभा में 453 अभी सीट्स हैं। अब इनमें से अगर स्पेशल मेजॉरिटी से किसी बिल को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग है उसको पास करना होगा, तो उसके लिए मिनिमम 272 लोगों के वोट की ज़रूरत होगी, तब वो पास हो पाएगा। मतलब या तो अगर टोटल जैसे 543 मेंबर है, उनके 50% लोग होने चाहिए,
उनके 50% लोग हो गए 270 लोग। पहली कंडीशन तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी में, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल जो लोकसभा है उसमें टोटल मेंबर्स की संख्या तो आपके 543 है, 543, बट उस दिन उस स्पेशल दिन जिस दिन आपके संविधान संशोधन बिल है वो लोकसभा में लाया गया, उस दिन सपोज कि लोकसभा में केवल 400 मेंबर ही आ पाए, तो उस कंडीशन में ये वाली शर्त अप्लाई होगी कि ये जो जितने मेंबर उस दिन मौजूद है आपके लोकसभा में, उन मेंबर का 2/3 या फिर 66% लोग अगर वोट करेंगे तो वो दूसरा तरीका होगा स्पेशल मेजोरिटी का। तो स्पेशल मेजोरिटी या फिर विशेष बहुमत के लिए दो तरीके हैं, दो कंडीशन है जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का ये प्रोसेस है वो लागू होता है। पहला तो ये है कि टोटल संख्या कितनी है, जैसे लोकसभा की अभी टोटल सीट्स है 543, उस 543 का 50% लोग वोट करेंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। इस 543 का जैसे कि समथिंग 272 लोग ये अगर बिल को पास कर देंगे तो ये पास हो जाएगा, ये वोट करेंगे। दूसरा शर्त ये था कि फॉर एग्जाम्पल जिस दिन संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल है वो लोकसभा में लाया गया, उस दिन लोकसभा में केवल 400 लोग हैं, वो मेंबर है वही उपस्थित थे, वही आए थे, 100 लोग नहीं आए थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन लोगों का 2/3 या फिर 66% लोग अगर उसके लिए एग्री होंगे, उस बिल पे वोट करेंगे तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पारित होगा। तो इसको कहा जाता है विशेष बहुमत। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी इसको समझे होंगे। अब दूसरी अपन बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, स्पेशल मेजोरिटी के रिगार्डिंग। देखिए संविधान के जो ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो इसी तरीके से, जो स्पेशल मेजोरिटी जो अभी अपन ने डिस्कस किया उसी से उसमें अमेंडमेंट होता है, उसी से उनमें संशोधन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स है, आपके मौलिक अधिकार, आपके डीपीएसपीज, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भी अन्य इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, उनमें स्पेशल मेजोरिटी वाली प्रोसेस के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये पहला हमने समझने की कोशिश की है, स्पेशल मेजोरिटी या फिर विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में किस प्रकार से संशोधन किए जाते हैं उसके बारे में। अब अपन दूसरा वाला जो हमने डिस्कस किया था, दूसरा वाला तरीका जिससे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वो तरीका यह है कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, प्लस उसके साथ में आधे से अधिक जो स्टेट्स है उनकी परमिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर 28 स्टेट्स है तो उस कंडीशन में 15 जो स्टेट्स है उनकी भी परमिशन है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ में ज़रूरत होगी, तब इस तरीके से इस प्रोसेस के रिगार्डिंग है वो संविधान संशोधन वाला बिल है उसको पारित किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे इस वाली बात को। जैसे इस तरीके से अगर किसी संविधान संशोधन से रिलेटेड किसी बिल को पारित करना होगा तो आपके स्पेशल मेजोरिटी तो होगी ही, मतलब विशेष बहुमत प्लस आपके आधे से अधिक राज्य, मोर देन हाफ स्टेट। जैसे अभी 28 स्टेट्स का आधे हो गए 14 और प्लस एक 15 से जो स्टेट्स है उनकी परमिशन प्लस स्पेशल मेजोरिटी, दोनों वाली चीज़ें हैं वो अगर अप्लाई होती है तो इस प्रोसेस के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन करने की ये वाली प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी की नीड तो होती ही है, किंतु इसके साथ साथ में जो आधे से अधिक स्टेट्स है उनकी परमिशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये वाला सबसे कठोर प्रोविजंस है संविधान में संशोधन करने का। आइए आगे अपन डिस्कस करते हैं।
अब देखिए इसमें जो दूसरा तरीका है, जो पहली शर्त तो यह है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस दूसरी शर्त ये थी कि आधे से अधिक राज्यों की परमिशन। तो जब ये संविधान संशोधन से रिलेटेड जब बिल है वो आधे से अधिक राज्यों की स्टेट असेंबलीज, राज्य विधानसभाओं में भेजा जाता है, तो उनको सामान्य बहुमत, जो सामान्य बहुमत है, मतलब सामान्य बहुमत क्या होता है ये अपन समझते हैं, सिंपल मेजोरिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सामान्य बहुमत का मतलब है फॉर एग्जांपल किसी स्टेट असेंबली, किसी राज्य विधानसभा में जैसे 100 सीट्स है, जैसे कि लोकसभा में 543 थी, वैसे किसी राज्य की विधानसभा में अगर 100 सीट्स है तो वहाँ पे उस कंडीशन में 51 लोगों ने अगर इस बिल के पक्ष में अगर वोट कर दिया है तो वो राज्य की जो विधानसभाएं है वहाँ से पारित हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो स्टेट असेंबलीज है जिनको संविधान संशोधन से संबंधित जो बिल है उस पर वोट करना होता है, उनके लिए संविधान में कोई टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं किया गया है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से संविधान संशोधन के रिगार्डिंग कोई बिल है वो पारित हो गया और फिर उसको जो आधे से अधिक स्टेट से उनकी परमिशन लेने के लिए स्टेट असेंबलीज में भेजा गया, तो ये इनके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है कि इतने टाइम में इनको उस परमिशन को अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर वोट करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजंस नहीं किए गए हैं। तो ये वाली इम्पोर्टेंट दूसरी बात आपके इसके रिगार्डिंग। तीसरी बात अपन समझते हैं। अब देखिए जो दूसरा तरीका था संविधान में संशोधन करने का, जिसमें ये हमने देखा कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की परमिशन, तो इस तरीके से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है या फिर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है जिनमें संशोधन है वो किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो देखिए पहला है राष्ट्रपति का चुनाव एवं उसका तरीका। जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन और इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो वो इसी तरीके से किया जा सकता है, जिसमें पहली शर्त यह है कि स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होगी और दूसरी शर्त यह है कि आधे से अधिक राज्यों की परमिशन की भी नीड होगी। तो उस तरीके से दूसरा इसमें सब्जेक्ट है संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। जो आपके सेंटर और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो वो भी इसी तरीके से किया जा सकता है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। जो सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स की जो पावर है उनमें अगर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, तो वो भी इसी तरीके से सेकंड तरीके से चेंज किया जा सकता है। तीसरा अपन समझते हैं इसमें संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। जो आपके सेंटर और स्टेट्स है उनके बीच में लेजिस्लेटिव जो पावर्स है उनमें अगर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो वो भी चेंज इसी प्रकार की तरीके से किया जा सकता है जो हमने अभी डिस्कस किया है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की परमिशन की नीड होगी। तीसरा तरीका है 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई मैटर्स है। अब आपके संविधान में स्टार्टिंग में केवल 8 शेड्यूल ही थे, 8 अनुसूचियों का प्रावधान ही किया गया था जब संविधान लागू हुआ था, किंतु अभी प्रेजेंट टाइम में आपके संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ बात कही जा रही है कि जो 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो इसी तरीके से स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की परमिशन से किया जा सकता है। 7th शेड्यूल में कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं? 7th शेड्यूल में जो आपके सेंटर और स्टेट्स हैं उनके बीच में पावर का किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस किए गए हैं। और उसी के रिगार्डिंग इसमें 3 लिस्ट, जिसमें आपके राज्य सूची स्टेट लिस्ट एंड संघ सूची यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्टों का प्रोविजंस आपके 7th शेड्यूल में किया गया है, जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कहता है।
तो ये वाली बात हमने समझी। अगली बात है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, उनमें किसी भी प्रकार का अगर चेंज करना होगा कि किस राज्य से कितने लोग हैं वो संसद में पार्टिसिपेट करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ चेंज करना है तो वो भी इसी तरीके से किया जा सकता है। अगली बात है संसद की संविधान संशोधन करने की जो पावर है, जो आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग जो संविधान में संशोधन करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो पावर है पार्लियामेंट की, उसमें भी अगर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो वो भी इसी तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमने ये समझा है कि अगर सेंटर और स्टेट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार के मामले हैं तो उनमें चेंज है वो संविधान में संशोधन इस तरीके से किया जा सकता है जिसका हमने अभी डिस्कस किया कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की परमिशन। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, संविधान में संशोधन के रिगार्डिंग। आइए अब अपन डिस्कस करते हैं जो संविधान में तीसरा तरीका है संशोधन करने का, थर्ड टाइप है अमेंडमेंट करने का, उसके बारे में। तो उसका नाम है सामान्य बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लोकसभा में अभी 543 सीट्स है, तो 543 सीट्स में से फॉर एग्जांपल उस दिन आपके सारे मेंबर आ गए, जिस दिन संविधान संशोधन के रिगार्डिंग बिल है वो लोकसभा में पेश किया गया, उस दिन टोटल के जितने सीट्स है उतने सारे के सारे मेंबर है वो लोकसभा में प्रेजेंट थे। तो इस कंडीशन में 272 लोग अगर वोट करेंगे इस बिल के पक्ष में तो ये वाला बिल है वो यहाँ से लोकसभा से पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उस दिन केवल 400 मेंबर है वो ही लोकसभा में प्रेजेंट थे जिस दिन संविधान संशोधन के रिगार्डिंग बिल है वो लोकसभा में लाया गया। तो उस कंडीशन में अगर केवल 200 लोग ही 200 मेंबर ही अगर इस बिल के पक्ष में वोट करेंगे तब भी ये वाला बिल है वो लोकसभा से पारित माना जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, चाहे टोटल संख्या में लोग मौजूद हो या फिर उस दिन केवल 400 लोग हो या फिर 300 लोग हो, जितने भी लोग आए हैं उनका 50% लोगों ने अगर उस बिल के पक्ष में अगर वोट कर दिया तो वो बिल है वो उस सदन से पास माना जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी या फिर सामान्य बहुमत। तो निश्चित रूप से ये सबसे आसान तरीका है संविधान में संशोधन करने का। तो इसीलिए इस प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है और इसको संविधान के अनुच्छेद 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट होता है वो वाला संशोधन इसको नहीं माना जाएगा, इसको केवल सिंपल सामान्य संशोधन ही माना जाता है। ये वाली स्पेशल पॉइंट है, आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि जो सिंपल मेजॉरिटी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको 368 वाला संविधान संशोधन ना मान करके सामान्य संविधान संशोधन माना जाएगा। आइए आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब जो सिंपल मेजॉरिटी है, सामान्य बहुमत है, उसमें उस तरीके से कौन कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनको चेंज किया जा सकता है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो देखते हैं। देखिए, पहला है अगर किसी नए राज्य की स्थापना करनी है, किसी नए राज्य का डेवलपमेंट करना है, किसी नए राज्य के अगर किसी स्टेट के नाम में चेंज करना है या फिर किसी स्टेट की बाउंड्रीज में चेंज करना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी या फिर सामान्य बहुमत से जो तरीका है उस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात है जो विधान परिषद है, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, राज्य विधान परिषद है, उनका अगर निर्माण करना है या फिर जिन राज्यों में ऑलरेडी है उनको समाप्त करना है तो उसके लिए भी ये वाला तरीका है, उस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब ये जो राज्य विधान परिषद हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वो अभी फ़िलहाल आपके 6 स्टेट से वहाँ पे मौजूद है। पूरे इंडिया में जो 6 स्टेट है समथिंग
वहाँ पे ही केवल जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनका प्रोविज़न किया गया है। बाकी जो आपके स्टेट से वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। अब उन 6 राज्यों में जैसे आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना आदि, यूपी, ये तमाम जो 6 स्टेट्स हैं उन्हीं में केवल आपके ये विधान परिषदें कार्यरत है, बाकी स्टेट्स में विधान परिषदें नहीं है। अब दूसरी बात ये है, एक मज़ेदार बात जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से उनके रिगार्डिंग, कि ये जो राज्य विधान परिषदें है वो राज्यों के लिए काम करती है, स्टेट्स के लिए काम करती है, किंतु इनको बनाने या फिर इनको समाप्त करने की जो पावर्स है वो आपकी पार्लियामेंट के पास है। अगर किसी राज्य को अपने राज्य में विधान परिषदें, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन करना होगा तो उनके पास कोई पावर नहीं है, उनको संसद में ये बात पहुंचानी होगी, फिर संसद डिसीजन लेगी कि उस राज्य में है वो विधान परिषद का गठन करना है या फिर नहीं करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। आइए आगे अपन डिस्कस करते हैं। अगला जो संविधान का जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, जिसका नाम है दूसरी अनुसूची में शामिल जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर या फिर जो जज है उनके वेतन भत्तों या फिर उनके विशेषाधिकारों से संबंधित कोई मामले हैं उनमें अगर संशोधन करना है तो वो भी सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी से ही किया जाएगा। आपकी जो दूसरी अनुसूची है, सेकंड जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो आपके प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर है और जज है, उनके जो सैलरी वगैरह है, जो उनकी प्रिविलेजेस वगैरह है, उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो उनके रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। अगली बात है जो आपके सांसदों को वेतन भत्ते तथा संसदीय प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार का चेंज करना है, जो आपके पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनके अगर सैलरीज वगैरह, उनके भत्ते वगैरह है, उनकी प्रिविलेज वगैरह है, और जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उनमें किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी या सामान्य बहुमत वाला जो तरीका है उस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आगे अपन डिस्कस करते हैं। अगला है कि जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तथा उनके क्षेत्राधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें जो मेंबर्स है उनमें अगर किसी भी प्रकार का चेंज करना है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, उसमें अगर चेंज करना है, उसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करना है तो वो भी सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। अगली बात है आपके आधिकारिक भाषा का प्रयोग, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल रखना है हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो उसका डिसीजन या फिर उससे रिलेटेड कुछ संविधान में संशोधन करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। अगला है नागरिकता अर्जन एवं नागरिकता का त्याग, अगर किसी व्यक्ति विशेष को सिटीजनशिप इंडिया की लेनी है या फिर सिटीजनशिप का उसको त्याग करना है तो इस वाले मामले से संबंधित अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट भी सिंपल मेजोरिटी या सामान्य बहुमत के द्वारा ही होगा। अगला है आपका संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव, जो आपके पार्लियामेंट है और स्टेट असेंबलीज है उनके चुनावों से रिलेटेड अगर किसी भी मामले में संविधान में संशोधन करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी या सामान्य बहुमत से ही होगा। अब देखिए एक स्पेशल पॉइंट संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के रिगार्डिंग, कि संसद और राज्य विधानसभा दोनों के चुनाव है वो भारत का निर्वाचन आयोग, जो भारत का चुनाव आयोग है वो ही करवाता है, जबकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट्स के जो पंचायती राज है, स्टेट्स के जो म्यूनसिपलिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। जबकि ये जो राज्य विधानसभाएं हैं जो स्टेट्स के लिए होती है वो होती स्टेट्स के लिए है, लेकिन उनमें इलेक्शन है वो आपका जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव करवाता है वहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला है आपका केंद्र शासित प्रदेश, जो आपकी यूटीज़ है, यूटीज़ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अगर संविधान में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। अगला है आपका 5वीं एवं 6वीं अनुसूची,
जो आपके संविधान की 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल है, 5वां और 6वीं अनुसूची है, उनमें अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से, सामान्य बहुमत से होगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5th शेड्यूल है उसमें जो आपके ट्राइबल एरियाज है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनके बारे में मेंशन किया गया है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलाना है ट्राइबल एरियाज़ का। तो वो वाले प्रोविजंस आपके 5th शेड्यूल में किए गए। जबकि आपका जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपके 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट से रिलेटेड अगर किसी भी ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करना है, ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलाना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट्स के रिगार्डिंग ये वाले प्रोविजंस है आपके 6th शेड्यूल में किए गए हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आप याद रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची है उनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी या सामान्य बहुमत से किया जाएगा। तो ये हमने अभी यहाँ तक डिस्कस कर लिया आपके संविधान में संशोधन करने के तरीके, जिनमें हमने 3 तरीकों के बारे में डिस्कस किया है। पहला तरीका था सामान्य बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, दूसरा तरीका था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक जो स्टेट्स हैं उनकी परमिशन के द्वारा, और तीसरा तरीका था आपका सिंपल मेजॉरिटी या सामान्य बहुमत के द्वारा। तीनों के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश किए। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। यस विद्यार्थी, आपने क्या कहा है? प्रेजेंट में सबका वेतन कितना कितना है? राजेश, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, सबका वेतन की जो आपके गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, देखिए जो आपके प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनका वेतन शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 से 4 लाख के बीच में होगा। एग्जैक्ट मुझे इनके वेतन के बारे में फ़िलहाल याद नहीं है, बट मैं आपको देख करके अगली क्लास में बता दूंगा राजेश। ओके, तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो एक बार मुझे आप बताएं, अपन डिस्कस करते हैं। तो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको यहाँ तक की डिस्कशन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें मेरे से। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं है। चलो, अच्छी बात है कि आप सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं। अगला अपना टॉपिक है भारतीय संविधान में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, सम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपन समझेंगे कि जो संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट संशोधन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, उनमें से कुछ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले अपन समझते हैं पहला संविधान संशोधन।
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951, ये 1951 में हुआ था। इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए वो अपन समझते हैं। तो इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। जो 9वीं आपकी अनुसूची है उसको इस पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था और उसमें प्रोविजंस किया गया था जो आपके लैंड है, जो ज़मीन है, उस ज़मीन से संबंधित कानूनों को उसमें डाला गया था। और एक बात ये कही गई थी कि इनका है वो जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन 9th शेड्यूल का नहीं किया जा सकता है। ये स्पेशल बात इस 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग कही गई थी। तो फिर क्या किया गया, सरकार इसका मिसयूज़ करने लगी। अगर सरकार को लगता था कि जुडिशियल रिव्यू से अगर किसी कानून को बचाना है तो उसको 9th शेड्यूल में डाल देते थे। तो फिर इसके बाद में आपका एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम था I.R. कोल्होवाद। ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और इस I.R. कोल्हो जजमेंट में ये कहा गया था कि जो 9th शेड्यूल है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपका मूलभूत ढांचा है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो उसमें भी उसका जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सिंपल सी बात ये थी कि अगर जो 9th शेड्यूल में जो कानून बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके आधारभूत ढांचे या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है तो फिर उनमें भी जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन कोर्ट है वो कर सकता है। तो ये I.R. कोल्हो जो जजमेंट 2007 में आया था, उसके बाद में 9th शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू है वो होने लग गया। तो ये वाली जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था, उसके रिगार्डिंग ये प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। अब ये जो 9th शेड्यूल है, इसमें कृषि से संबंधित जो लॉज बनाए गए थे और जो आज़ादी से पहले जो जमींदारी सिस्टम चलता था, जिसमें कुछ वर्ग विशेष के लोगों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंड होती थी, तो उसी जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये वाला जो लॉज है, ये कानून है, वो लाए गए थे और उनको 9th शेड्यूल में डाला गया था। आइए आगे अपन समझते हैं। अब इसमें दूसरा जो प्रोविज़न है वो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान संशोधन 1951 में दूसरी बात ये कही गई कि जो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपका फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में दिया गया था फंडामेंटल राइट्स में, जो कि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इस पर भी कोर्ट ने कहा था कि बैन लगाई जा सकती है 2 कंडीशन में। अगर जो फॉरेन के जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, जो विदेशी मैत्री मामले हैं, और दूसरा अगर जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, वो अगर डिस्टर्ब होता है इस आर्टिकल की वजह से, तो उन पर भी बैन लगाए जा सकते हैं इन 2 कंडीशन में। तो ये वाले तमाम प्रोविजंस है वो आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया था, उस टाइम पीरियड में किए गए थे। आइए आगे अपन समझते हैं। अगला है आपका 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इसमें समझते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस किए गए थे। तो इसमें जो आपके अनुच्छेद 1 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और जो आपका शेड्यूल 1, जो संविधान का पहला अनुच्छेद और संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, उन दोनों से रिगार्डिंग है वो चेंजेस है वो इसमें किए गए। और इसमें उस टाइम पीरियड में 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ का प्रोविज़न किया गया था आपके इस 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1956 में किया गया था। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आर्टिकल है, जो फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें कहा गया है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ये पहले जो आर्टिकल है उसमें ये वाली बात कही गई है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। और जो पहली आपकी अनुसूची है, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें ये बात कही गई है कि जो
जो आपके स्टेट्स है और जो यूटीज़ है वो अपने जो कार्य है वो किस प्रकार से करेंगे, उनके कौन कौन से पावर्स होंगे, उनके क्षेत्राधिकार कौन कौन से होंगे, इनके बारे में जो प्रोविजंस है वो आपके फर्स्ट शेड्यूल में या फिर पहली अनुसूची में किया गया। तो ये स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट आर्टिकल एंड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए आगे अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 7वां संविधान संशोधन 1956 था, उसमें दूसरी बात ये कही गई थी कि जो आपके 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, फॉर एग्जांपल 2 या फिर 2 से अधिक स्टेट्स है, उनके लिए केवल एक ही हाई कोर्ट का प्रोविज़न किया जा सकता है। इससे पहले ये होता था कि एक राज्य के लिए स्पेशल एक ही हाई कोर्ट होता था, किंतु जब ये 7th जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1956, इसमें ये कहा गया कि 2 या फिर 2 से अधिक अगर राज्य है स्टेट से, तो उनके लिए केवल एक हाई कोर्ट है वो भी चलेगा। तो उसी प्रकार से अभी 3 या फिर 4 जो स्टेट ऐसे हैं उनके लिए केवल एक ही हाई कोर्ट का प्रोविज़न है। जैसे कि आपके नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, जो महाराष्ट्र और गोवा स्टेट्स है उनके लिए महाराष्ट्र हाई कोर्ट है वही है, दोनों राज्य के लिए वो हाई कोर्ट काम करता है। दूसरा है आपके जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स के लिए केवल एक ही हाई कोर्ट है वो काम करता है, दोनों राज्यों के मामलों की सुनवाई करता है। तीसरा है आपके जो असम, मेघालय और नागालैंड वहाँ वाला जो एरिया है उनके लिए भी एक ही हाई कोर्ट है वो काम करता है। जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय वो जो 3-4 स्टेट्स हैं उनके लिए भी एक ही हाई कोर्ट है वो काम करता है। तो ये 3 हाई कोर्ट्स है जो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए काम करते हैं। तो ये हमने समझा कि ये वाला प्रोविजंस है वो भी जो 7वां संविधान संशोधन था उसमें किया गया था। आइए आगे अपन डिस्कस करते हैं। जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1961, 10वां संविधान संशोधन 1961, उसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी वो अपन समझते हैं। तो इसमें जो भारत में जो पुर्तगाली क्षेत्र थे, दादर और नागर हवेली, जो कि पहले जो पुर्तगीज लोग थे उनके कंट्रोल में थे, तो उनको फिर भारत में शामिल कर लिया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1961 में किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें ये बात कही गई थी कि ये जो पुर्तगालियों के जो एरियाज़ है जिनका नाम था दादर और नगर हवेली, उनको भारत की जो बाउंड्रीज़ है भारत में शामिल कर लिया गया, भारत के पावर में ये आ गए थे। आगे अपन बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि जो गोवा, दमन तथा दीव है उनको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज का दर्जा है वो इस संविधान संशोधन के रिगार्डिंग दिया गया था। जो गोवा है, जो दमन है और दीव है, किंतु अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा है वो स्टेट्स है, उसको वापिस यूटीज से स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, जबकि आपके दमन और दीव है वो यूटीज ही है। आगे अपन बात करते हैं। अगला है आपका 15वां संविधान संशोधन 1963, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963। इसमें ये बात कही गई कि जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के जो जज है उनकी रिटायरमेंट की एज है उसको 60 ईयर्स से बढ़ा करके 62 ईयर्स कर दिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1963 में किया गया। तो अभी फ़िलहाल अभी आपके जो हाई कोर्ट्स के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट की एज है वो 62 रखी गई है, और जो आपके सुप्रीम कोर्ट्स के जो जज है उनकी रिटायरमेंट की एज है वो 65 रखी गई है, 65 साल। तो ये 62 साल वाला जो प्रोविज़न है वो इसी संविधान संशोधन के रिगार्डिंग किया गया था। अगली बात अपन समझते हैं। अगला है 22वां संविधान संशोधन 1969। इसमें कहा गया था कि जो आपका असम है वो पहले मेघालय राज्य में ही शामिल था, मेघालय जो स्टेट है उसी का पार्ट था, किंतु उसको मेघालय से अलग करके एक नए स्टेट का नाम दे दिया गया जिसका नाम रखा गया असम। तो ये असम राज्य का जो प्रोविज़न है, जो डेवलपमेंट है, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग किया गया था, जो कि 1969 में किया गया था।
अगला है आपका 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें ये प्रोविज़न किए गए थे कि जो आपके राजाओं के लिए प्रिवी पर्स और जो विशेषाधिकार थे, समझेंगे प्रिवी पर्स क्या होता है, उनको इस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब समझते हैं ये प्रिवी पर्स क्या होते हैं। प्रिवी पर्स, इनको राज भत्ता भी कहा जाता है। जो आज़ादी से पहले जो जितने भी राजा लोग थे देश में, जिनका शासन चलता था, जो प्रांत में जो प्रिंसली स्टेट्स में अपना शासन कार्य चलाते थे, तो उन्हीं राजाओं का जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान में देश का एकीकरण हुआ था 1954 के रिगार्डिंग, तो इन राजाओं को कहा गया था कि आप अपने लिए अलग देश ना बनाएं, अपने लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाएं, आप भारत में ही शामिल हो जाएं, हम आपको विशेष अधिकार देंगे और आपके लिए राज भत्ता भी उपलब्ध करवाया जाएगा। राज भत्ता एक प्रकार का राजाओं के लिए स्पेशल पेमेंट होता था, जिसमें उनको 5 से 10 लाख की राशि है वो उस टाइम पीरियड में उनके खर्चे के लिए प्रोवाइड करवाई जाती थी। इसी राज भत्ता को प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। और ये वाले जो स्पेशल प्रिविलेज और प्रिवी पर्स का जो प्रावधान था, प्रोविजंस थे, उनको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा इन सभी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया था। तो ये वाली चीज़ें अपन ने इसमें समझी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या समझा है एक बार अपन 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया था सबसे पहले संविधान संशोधन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझी। फिर हमने उसके बाद में हमने समझने का प्रयास किया था कि संविधान संशोधन के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने 3 प्रकार देखे, 3 टाइप्स देखे, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी सेकंड टाइप का था, स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की परमिशन, और थर्ड टाइप था आपका सिंपल मेजोरिटी या फिर सामान्य बहुमत के द्वारा। तीनों में कौन कौन से प्रोविजंस थे, किस प्रकार से पारित होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए थे, वो सभी तमाम चीज़ें हैं वो हमने इसमें डिस्कस की थी। फिर हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके रिगार्डिंग हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखे थे कि संविधान संशोधन के लिए जो जॉइंट सिटिंग है या संयुक्त बैठक है संसद की, वो नहीं की जा सकती है। इसके लिए जो प्रेसिडेंट है उनकी पूर्व अनुमति, जो प्रायर परमिशन है, उसकी नीड नहीं होती है। और ये भी हमने समझा कि जो मंत्री है, मिनिस्टर है, या फिर जो प्राइवेट मेंबर है पार्लियामेंट का, दोनों के द्वारा इनमें से कोई भी है वो संविधान संशोधन के रिगार्डिंग बिल है उसको संसद में पेश कर सकता है। और फिर हमने फाइनली कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है संविधान संशोधन, उनके बारे में डिस्कस किया। तो हमने आज की क्लास में आपके 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 है तब यहाँ तक की डिस्कस कर ली है। अगर यहाँ तक की डिस्कशन में किसी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। खैर आज अपनी क्लास का वक्त हो चुका है, तो विद्यार्थी आप मुझे अगली जो क्लास है उसकी शुरुआती 2 से 3 मिनट में ये सारी जो कंसर्न है आपकी इस क्लास के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।